तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एमजीसी 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये जो कोर्स आपका एमजीसी 2 है ये मेनली डील करता है ऑसिलेशन एंड वेव के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपका लिखा हुआ है एमजीसी 2 एमआईसी टुगेदर ऑसिलेशन एंड, ये आपको पढ़ना है, ये आपका कोर्स है। ओके, तो इस कोर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो द कोर्स जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, सो डिस्कशन डिवाइड इन 4 पार्ट। ओके, तो हर एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, ओके, तो आप गूगल मतलब एंड्रॉइड पर जाकर ठाकुर सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9155545177। ओके, तो ऑन दिस नंबर आपको आपका जो भी कंसर्न है, क्वेरी है, आप उसको वहाँ पे मतलब रेज कर सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है जरा देखिए, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट बिलोंग टू फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, इसको समझिए जरा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो मेनली डील करता है लाइट और लाइट से संबंधित जो फिनोमेना होता है उससे डील करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स डील करता है लाइट और लाइट से संबंधित फिनोमेना के बारे में डिस्कस करता है। ओके, तो ऑप्टिक्स डिस्कस करता है मेनली लाइट के बारे में। तो ऑप्टिक्स इज सिंपली फिजिक्स ऑफ लाइट, फिजिक्स ऑफ लाइट। क्लियर है, फिजिक्स ऑफ लाइट के बारे में कौन डिस्कस करेगा, ऑप्टिक्स डिस्कस करेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्टिक्स इज फर्दर सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो देखिए रे ऑप्टिक्स से मेनली हम डील करते हैं पैरेक्सियल रे के बारे में। और पैरेक्सियल रे वो होता है, ठीक है, दैट इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता क्या है समझिए जरा इसको। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स मेनली ये डील करता है फिनोमेना रिलेटेड टू पैरेक्सियल रेज। रिलेटेड टू पैरेक्सियल रेज। अब ये पैरेक्सियल रेज क्या होता है, पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। ओके, रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ठीक है, ऐसा एक मिरर है। तो मिरर में जो है ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको पोल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पोल। और ये जो पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पीसी लाइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, किसी लाइट को स्ट्राइक किया इस तरह से, एक लाइट पैरेलल लाइट ऐसे आ रहा है। तो जब लाइट क्या होगा इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो लाइट क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे पैरेक्सल रे का मतलब रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये होता है कि रे के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है, ठीक है, दैट एंगल इज लेस देन 4 डिग्री। ठीक है, तो थीटा क्या होगा पैरेक्सल रे के लिए, कुछ कंडीशन है इसको आपको ध्यान में आपको रखना है। तो पैरेक्सियल रेज के लिए थीटा की वैल्यू होती है, कितना होता है, थीटा लेस देन 4 डिग्री होता है। थीटा का वैल्यू कितना होता है, 4 डिग्री से कम होता है। ओके, जब थीटा काफ़ी स्मॉल होता है उस केस में कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, मतलब कि साइन थीटा इज नियरली थीटा, कॉस थीटा दैट इज नियरली 1, tan थीटा इज नियरली थीटा। क्लियर है। ठीक है, तो जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका रे ऑप्टिक्स है ये मेनली डील करता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में डील करता है। ठीक है, तो ये मेनली डील करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स मेनली डील करता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यानी ये जो आपको ब्रांच दिख रहा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, इट डील्स विद रिफ्लेक्शन एंड। अब ये जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, इसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके, तो ये डील करता है लाइट का फिनोमेना जो एसोसिएटेड है किससे, वेव नेचर से, वेव करेक्टर से। ठीक है, तो वेव का करेक्टर क्या क्या होता है, तो वेव के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना शो किया था उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
क्लियर है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स है, जो फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स है, ये डील करता है फेनोमेना एसोसिएटेड विथ वेव करेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक है। तो फिजिक्स ऑफ वेव, फिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना, फिजिक्स ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर है। और लाइट का जो वेव करेक्टर है वो क्या क्या है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव आपस में सुपरपोज हो जाता है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट बिलोंग टू फिजिकल ऑप्टिक्स, यानी कि वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन खोज लिया। पहला क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। डिस्पर्सन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रिज्म है और यहाँ से आप लाइट को क्या कर रहे हो, पास करवा रहे हो, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, लाइट जो है डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेनोमेना, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स, ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। मैंने पहले ही बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट इज रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका रिलेटेड है क्या कहते हैं उसको, फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, DIP, डिप, ठीक है। डिप मतलब क्या होता है, खो जाना, ठीक है, डिप। तो डी फॉर डिफ्रैक्शन, आई फॉर इंटरफेरेंस, पी फॉर पोलराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन ये, कैन इंटरफेरेंस अकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस पहले होता क्या, ठीक है। मान लीजिए कि देयर आर टू वेव्स और ये दोनों अलग अलग वेव है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग वेव है, ठीक है। जब दोनों वेव एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा साइमल्टेनियसली, तो इस केस में क्या होगा, दोनों वेव आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके द्वारा जो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाएगा, उस इम्पैक्ट को बोलते हैं इंटरफेरेंस फेनोमेना, ठीक है। तो मान लीजिए कि दिस इज Y1 वेव, दिस इज Y2 वेव, और दोनों आपस में इस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये एक नए तरह का वेव बन गया, और ये जो वेव Y होगा, ये दोनों का को सम करने से आएगा, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस वेव, बोलते हैं इसको हम इंटरफेरेंस वेव बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरफेरेंस वेव जो दैट इज इक्वली क्या कहते हैं, ट्रू फॉर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव, दोनों वेव के लिए क्या है, ये इक्वली, ठीक है। तो इट इज इक्वली वैलिड फॉर ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो आंसर इज यस, ओके। तो इसका आंसर होगा यस। क्लियर है, ओके। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है कि द पाथ डिफरेंस इन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इन द ट्रांसमिटेड सिस्टम इज, ठीक है। देखिए एक डेरिवेशन होता है, इसमें क्या होता है, देखिए आप समझिए जरा। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये आप क्या, ये आपने एक लाइट को रिफ्लेक्ट किया ऐसे, ये लाइट क्या हो, सॉरी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट जो है एक मीडियम से पास कर रहा है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से एक लाइट पास कर रहा है, ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट है, कितना दिया हुआ है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है, तो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। तो देखिए जब लाइट ऐसे आएगा, यूँ आएगा, ठीक है, और जैसे ही क्या होगा, जैसे ये रेयर से, ये जो ये आपका एयर मीडियम, कौन सा मीडियम है, एयर। तो एयर से पास कर रहा है ऐसे मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। यानी ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, इट इज रेयर मीडियम, मतलब इसका डेंसिटी कम है, ठीक है। और ये कैसा मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा, ये 9th 10th क्लास में दिया हुआ है और 12 में भी दिया हुआ है, ठीक है। कि जब लाइट रे क्या करता है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ पास करता है, तो वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो क्या करता है, वो आपको रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यानी नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होगा, इधर रिफ्रैक्ट होगा। क्लियर है, नॉट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हुआ,
रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ पार्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट कर गया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ लाइट फिर यहाँ से फर्दर रिफ्लेक्ट किया, तो फर्दर रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे 2μt होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा 2μt cos r, सी इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी ये जो पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये फॉर्मूला से कितना आएगा, 2μt cos r आएगा, ठीक है, जहाँ पे म्यू क्या है, जहाँ पे म्यू है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी क्या है, टी इसका थिकनेस है, ठीक है, क्या है जिस मटेरियल से पास कर रहा है उसका ये थिकनेस है, ठीक है। तो 2μt cos r, आर क्या है, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो आपको एंगल आर दिख रहा है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगला प्रश्न है कि इन न्यूटन्स रिंग, ठीक है, तो देखो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं बायो कन्वेक्स लेंस के ऊपर, क्लियर है। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट विद द ऑर्डर ऑफ रिंग फ्रिंज विड्थ, तो देखिए पहले ये ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है, आई डोंट नो वाई, ओके। देखिए देखिए न्यूटन रिंग में क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है सबसे जैसे सब सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे, ठीक है, न्यूटन रिंग में क्या होता है, मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, फ्रिंज का विड्थ कम होते जाए, ठीक है, ये न्यूटन रिंग का पैटर्न होता है, क्लियर है, ये न्यूटन रिंग का पैटर्न होता है, और समझ में, ठीक है। तो ये जो है इसका विड्थ क्या होगा, इसका विड्थ ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो विड्थ क्या होगा, विड्थ कम होते जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये फ्रिंज का पैटर्न होता है न्यूटन रिंग में, ठीक है, देयर इज पैटर्न ऑफ फ्रिंज इन न्यूटन्स, ठीक है, फ्रिंज। अब देखिए फ्रिंज जो है, फ्रिंज फ्रिंज क्या, सॉरी फ्रिंज क्या होता है, तो फ्रिंज में क्या होता है कि देर आर टू ऑल्टरनेटिव डार्क एंड वाइट कलर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये वाइट फ्रिंज है, ठीक है, ये वाइट फ्रिंज 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 है, ये क्या होगा, ये डार्क फ्रिंज होगा, ये डार्क फ्रिंज होगा, ये डार्क होगा, डार्क होगा, डार्क होगा, डार्क होगा, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, उसके बीच का जो डिफरेंस दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, तो मान लिया इसको nth फ्रिंज और इसको मान लिया n+1th फ्रिंज, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, ये आपको फ्रिंज विड्थ है, क्लियर है। अदरवाइज हम क्या करें, कोई भी दो डार्क ले लेंगे, मान लो हमने ये डार्क ले लिया और ये डार्क ले लिया, तो इसके बीच जो फ्रिंज का डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे हम फ्रिंज विड्थ। अब क्लियर है, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए न्यूटन्स रिंग वाले फॉर्मूला में क्या होता है कि nth ऑर्डर का जो फ्रिंज विड्थ है वो एन आर लेमडा है, ठीक है, आर लेमडा है, और जो n+1 वाले का है n+1 आर लेमडा, ठीक है। जब क्या क्या करेंगे, देखो ये पहला डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज, और ये क्या है n+1th डार्क फ्रिंज। तो क्या बताया था मैंने कि दो डार्क फ्रिंज, ठीक है, या दो ब्राइट फ्रिंज, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया कि दो लगातार जो डार्क फ्रिंज डिफरेंस निकाला तो वो आया √n+1 आर लेमडा, ठीक। यहाँ पे आर लेमडा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, देखो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ठीक है, न्यूटन सेंट्रल मैक्स से आप दूर जा रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ क्या है, लगातार आपका घटते जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिंज क्या होगा, लगातार घटते जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर आंसर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द लाइट वेव ऑफ, ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एज कम्पेयर टू लाइट वेव इज, ठीक है, तो ध्यान एक बार ध्यान रखिए, ठीक, लोअर द फ्रीक्वेंसी फुल होता है, ठीक, पड़ा होगा वेव में, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी लो होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ हाई होगा, अरे समझ में, फ्रीक्वेंसी लो होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या कहता है, कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एज कम्पेयर टू लाइट वेव इज, तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी किसका लो होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो होता है साउंड वेव कंपैरिजन टू, क्लियर है, ओके। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइट वेव से काफ़ी कम होता है, ठीक है, कम होता है, तो क्या बताया था मैंने, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है, लो है, तो वेवलेंथ क्या होगा इसका, वेवलेंथ हाई हो, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, तो वेवलेंथ क्या होगा इसका,
लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, ठीक। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एज कम्पेयर टू लाइट वेव इज वेरी लार्ज। राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा वेवलेंथ क्या होगा? लार्ज होगा, चूंकि फ्रीक्वेंसी कम होता है, ठीक है। अब देखिए, इंटरफेरेंस फ्रिंज कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपने कोर्स पर स्टार्ट किया हो तो आपने पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने का तरीका ये होता है। इंटरफेरेंस को दो तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। तो पहला तरीका होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये दो तरीका होता है, ठीक है। दो तरीका होता है इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने का, ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर का मतलब क्या हुआ? इंटरफेरोमीटर मतलब इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखता है, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब हम बताए थे, इससे मान लीजिए कि देयर आर टू इंडिविजुअल वेव्स, और दोनों क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट पे आता है, तो इसके बाद जो इनके सुपरपोजिशन के कारण जो वेव बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस वेव। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेरेंस वेव बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। और वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट का से मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, या मान लीजिए कोई पॉइंट लाइट है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारा रे निकल गया, ठीक। तो आपने क्या किया? कॉमन फेज वाले सारे पॉइंट को मिला। ये जो आपका स्फेरिकल शेप बना है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेव। वेव फ्रंट कई तरह का होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। वेव, देयर इज लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग कॉमन फेज, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग कॉमन फेज, क्लियर है, ठीक है। या जितने पॉइंट है सही पॉइंट का फेज क्या है? फेज यहाँ पे कॉमन है, सारे पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को ऑप्टेन करते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के द्वारा, ठीक है, दोनों तरीका इसका होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि वेव फ्रंट ओनली, ठीक है, होगा नहीं। एम्पलीट्यूड ओनली, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों होता है। तो क्या लिखा है? इधर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो दोनों होगा, तो ये राइट आंसर होगा। नीदर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑप्शन। ये क्लियर है? अगला है कि सो फिल्म एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर्स, ठीक है, जो सो फिल्म होता है, ठीक है, सो फिल्म आपने देखा होगा, जो साबुन का जो बबल होता है, बबल होता है, तो क्या होता है जब इस पर लाइट स्ट्राइक करता है, तो लाइट के स्ट्राइक करने के कारण क्या होता है? बहुत सारा कलर्ड पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न बनता है, ठीक है। उस पैटर्न के बनने के पीछे जो बेसिक रीजन होता है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर है। लेप्लास इक्वेशन, ठीक है, देयर आर टू इक्वेशन, एक होता है पॉइसन इक्वेशन, एक होता है लेप्लास इक्वेशन, क्लियर है। तो पॉइसन इक्वेशन होता है, ठीक है, डेल टू साई बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डेल को हम बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको? हम पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। और यदि ये पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब ड्यू टू मास होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ड्यू टू मास, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। तो क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पॉइसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन, क्लियर है। अब देखो पॉइसन इक्वेशन में जब चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी को हम जीरो करते हैं, अच्छा यहाँ पे रो क्या है? रो आपका चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी, ठीक है। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? रो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। जब आप वर्क करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए तो वहाँ पे क्या होगा? रो आपका मास डेंसिटी होगा, क्लियर है, ठीक है। तो जब रो को हम जीरो कर देंगे, ठीक है, यदि रो को हम जीरो कर देंगे तो इस केस में डेल टू साई बराबर क्या होगा? जीरो होगा, इसी को बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। तो इसको हम पॉइसन, और यहाँ पे डेल क्या है? डेल एक ऑपरेटर है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस डेल जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे डेल एक ऑपरेटर है, की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस
ए कैप डेल अपॉन डेल जेड। आई थिंक इस ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा पार्ट 1, सॉरी सेमेस्टर 1 वाले कोर्स में, ठीक है। तो देखिए आपको डेल डॉट डेल जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो डेल डॉट डेल क्या होगा, डेल स्क्वायर होगा। जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डेल टू बाई डेल एक्स टू, डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू का डॉट प्रोडक्ट इतना होगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया लेप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कि डेल टू साई इक्वल टू जीरो, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं, माइनस रो। ये कौन सा इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं कौन सा इक्वेशन, इसको बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन। और ये तो गलत इक्वेशन है। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर चार्ज इन सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी। एक सर्किट बनाइए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। तो हमने क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया और यहाँ पे ले लिया हमने एक कैपेसिटर, एक ले लिया इंडक्टर और यहाँ पे लगा दिया एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और एक क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। आ रहा समझ में, ठीक है। टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। इसके जानते हो ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, टोटल चार्ज कंजर्व होगा, ठीक है। और करंट भी क्या होगा, करंट भी कंजर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल यदि वी और यहाँ पोटेंशियल वन है, यहाँ V2 है, ठीक है, V1 और V2 है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, कंजर्व होगा। 1 प्लस V2 क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस सी है, तो तुम जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी। यहाँ से भी कितना होगा, बाई सी। ये हो गया Q बाई सी। V1 कितना होगा, Q बाई सी, बाई सी। और V2 होता है L डी आई बाई डी टी। आपने पढ़ा होगा 12वीं कक्षा में दिया हुआ है LCR सर्किट, या आपने AC चैप्टर पढ़ा होगा, AC करंट, ओके, AC पढ़ा होगा। तो L डी आई बाई डी टी, L डी आई बाई पोटेंशियल हो गया इक्वल टू जीरो। देखो I बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कितना होगा, बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, डी टू क्यू बाई डी टी टू। कितना हो जाएगा ये, डी क्यू बाई डी टी टू। ये आपका हो गया डी टी टू। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला है L डी टू क्यू बाई डी टू प्लस क्यू बाई सी बराबर जीरो। क्या आप L से डिवाइड कर दीजिए, तो डी क्यू बाई डी टी टू प्लस L से आपने डिवाइड किया तो 1/LC बराबर जीरो। ओके। अब आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है, योर ए एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ए होगा, ए क्या होता है, ए होता है डी टू एक्स बाई डी टी टू। ये जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, तो कि वेलोसिटी बाई टाइम। ये हो गया डी अपॉन डी टी, और वेलोसिटी वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। क्लियर है? वेलोसिटी वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया डी टू बाई डी टी। एक्सेलरेशन होता है डी टू एक्स बाई डी टी टू, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इफ यू विल कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्यू की जगह यहाँ पे क्या था, एक्स है। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या है, एक्स है। क्लियर है? तो क्यू की जगह यहाँ पे एक्स है, और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे कितना है, 1/LC। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए भाई, ओमेगा स्क्वायर है आपके पास 1/LC। यहाँ से ओमेगा कितना होगा बताइए, 1/√LC।
अब आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t होता है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 3-4 क्वेश्चन और भी इससे बेस्ट। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t होता है, ठीक है, 2 पाई/t। तो ओमेगा बाई 2 पाई कितना होगा? 1/t। और 1/t क्या होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एफ होता है। क्लियर है? ठीक है। देखिए ओमेगा बाई 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू है ओमेगा बाई 2 पाई। और ओमेगा आपने कितना निकाला? 1/√LC। ये 1/2 पाई √LC क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी हुआ LC सर्किट का, ठीक है। तो एक तो ये पूछता है आप, एक आपसे पूछ सकता है ओमेगा की वैल्यू, तो ये भी क्वेश्चन आगे आपको दिखेगा बेटर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए जरा। पूछा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है ऑफ चार्ज इन अ सर्किट हैविंग इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस, ठीक है, टू विच एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये एसी सर्किट है। तो वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या निकालना है? टाइम पीरियड टी निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड टी निकालना है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पीरियड टी कितना होगा? टाइम पीरियड टी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। क्या होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 1/2 पाई √LC। तो टी कितना होगा? पाई √LC। टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई √LC। क्लियर है? 2 पाई रूट आंसर होगा 2 पाई √LC है ना। यहाँ पे आंसर होगा। द इम्पीडेंस ऑफ रिजोनेंस सर्किट इट। इसको समझिए जरा पहले कि रिजोनेंस सर, आपने जब एसी सर्किट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो एलसीआर सर्किट उसको एसी सर्किट बोलते हैं, सॉरी उसको रिजोनेंस करने। मान लीजिए कि एक सर्किट है आपके पास। सर्किट के अंदर क्या है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं एल नंबर के। एक लगा हुआ है कैपेसिटेंस, लगा हुआ है इंडक्टर। ये आपका एसी सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ पोटेंशियल दे रहे हैं इक्वल टू नॉट कट, ये क्लियर है, प्रोवाइड कर रहा है। इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस आर जो है, ठीक है, आर, आर को हम दिखाते हैं हमेशा। आर क्या होता है? रियल रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये जो ओमेगा सी है, ओमेगा सी का क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, इसका रेजिस्टेंस हम दिखाते हैं ओमेगा सी क्या है? कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रेजिस्टेंस। क्लियर है? और ये जो एल है इसका होता है 1/ओमेगा एल होता है। हम इस पे क्लियर है? अब देखो ये कॉमन सेंस है ना कि ये ओमेगा से नीचे, ओमेगा एल ऊपर है, तो ये क्या है आपका? पैरेलल वेक्टर है, तो इसका नेट क्या होगा? इसका जो नेट हो जाएगा, इधर हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो दोबारा तुम रीड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आर है और यहाँ पे कितना होगा आपका? 1/ओमेगा एल प्लस सी। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। जब इसका हम सम निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा नेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, टोटल। ये दिया हुआ है आपको, यदि समझ अभी नहीं आ रहा तो एक बार एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए। तो टोटल जो इम्पीडेंस होगा, ठीक है, तो मान लीजिए इसको कुछ देर के लिए वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वाई। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आर है और ये आपका वाई, ये आपका टोटल इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस को हम जेड से दिखा। जेड कितना हो जाएगा? जेड की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस y² और y कितना है? y है आपका 1/ओमेगा एल माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो रिजोनेंस का कंडीशन ये होता है कि एट द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, ठीक है, एक्स सी बराबर एक्सएल। क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ओके, और एक्सएल क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टर। यानी कि ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो एक्स एक्स आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कब? द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो देखिए एट रिजोनेंस कंडीशन, एक्स सी बराबर कितना है? एक्सएल, ठीक है, एक्स सी एक्सएल बराबर है। ये हुआ कि अब जो जेड की वैल्यू हो जाए 0 हो गया। जेड कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। रिजोनेंस सर, इसको रिजोनेंस
तो क्या इसका आंसर होगा? इम्पीडेंस ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव तो होगा नहीं, इंडक्टिव भी नहीं होगा, प्योरली क्या होगा? प्योरली रेजिस्टिव। इन न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजिकल क्वांटिटी देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर को फॉलो करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी जो है कन्वर्ट हो मतलब एनर्जी एक फॉर्म से अदर फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्लियर है? तो हमेशा याद रखो कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या होता है कि जो कि मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मास की कन्वर्ट एनर्जी, ठीक है, ऐसे वर्ष, क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो क्वांटिटी का कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक, मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये दोनों होगा, ये होगा आंसर, ये होगा, ये भी होगा, क्लियर है? दोनों कंजर्व नहीं होगा, आंसर मल्टीपल चॉइस होगा। आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी कंजर्व। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या? तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है? जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को दिखाता है, उसके लिए स्पेशल वेक्टर हम यूज करते हैं, ठीक है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए आप, एक डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपका मन है, ठीक है, तो मन पे डिपेंड करता है। यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट वो इस तरह से होगा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट इसको करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव एक्चुअली किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ई बी के आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स वाई जेड आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट, बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ई एंड एच। देखो एच मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब कि एच जो होता है वो होता है बी बाई म्यू नॉट, बाई म्यू नॉट, बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी, ठीक है, पर, तो ये राइट आंसर होगा कि परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल टू ई, तो पैरेलल टू ई तो होता नहीं है, पैरेलल टू एच भी नहीं होता है, ठीक है, और ना ही पैरेलल टू ई, क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट, अभी लोग निकाले थे ना, फ्रीक्वेंसी कितना निकाले थे बताओ, इस सर्किट में फाइंड आउट किया, तो फ्रीक्वेंसी निकाले थे 1/2 पाई रूट, सॉरी 1/2 पाई रूट एल सी, 1/2 पाई रूट एल सी, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा 1/2 पाई रूट एल सी, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा, क्लियर है? चलिए टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होता है कौन से सर्किट के अंदर? एल आर सर्किट के अंदर, ओके, एल आर सर्किट के अंदर। द डिके कांस्टेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सीरीज इज, ये जीरो होता है, ये सब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, ओके, इधर फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, तो एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, इंडक्टेंस कितना है? एल है, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका कि वोल्टेज कितना है? ईएमएफ ई है, ठीक है, ईएमएफ ई है, तो निकालना है फाइनल करंट, तो क्या करोगे बताओ भाई? तो देखो भाई, रेजिस्टेंस आर को आप ऐसे दिखाओगे, ये 1/ओमेगा एल, दोनों परपेंडिकुलर, तो नेट इम्पीडेंस क्या होगा? जेड, तो जेड कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा एल का स्क्वायर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, मेरी टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर है? टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, तो निकालना क्या? निकालना है आपको करंट, क्या निकालना है? करंट निकाल, करंट क्या होगा? करंट आई के क्या होता है बताओ? इक्वल टू आई बाई आर, इक्वल टू आई आर, आई एम सॉरी, ठीक है, आई क्या होगा? भी बाई आर। अब ईएमएफ कितना दिया हुआ? ईएमएफ दिया हुआ ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? जेड, कितना हो जाएगा? ये ई बाई रूट आर स्क्वायर प्लस 1/एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी आंसर राइट नहीं है, ठीक है, ऑल आंसर आर रॉन्ग, ठीक, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज, ठीक है, देखो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, तो पहले समझो कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है,
तो कोई भी जो वेव है ना, वेव तो बोलते हैं वेव, ठीक है, क्लियर है, मतलब वेव पैकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। तो इसका जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी, क्लियर है, फेज वेलोसिटी, ओके। बट वेव हमेशा कलेक्टिव के रूप में ट्रैवल करते हैं। कलेक्टिव मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वेव पैकेट जब आपस में मिलते हैं, सुपरपोज होते हैं, तब क्या होता है, तब एक वेव बनता है। तो एक्चुअल सेंस में वेव क्या है आपका, बहुत सारे वेव पैकेट का कॉम्बिनेशन है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रुप, जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या होगा कि वेव आपका ब्रेक हो जाता है, डिस्पर्सिव जहाँ पे डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सिव मीडियम, और एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मतलब डिस्पर्सन नहीं होता, डिस्पर्सन नहीं होता। तो डिस्पर्सन क्यों होता है, डिस्पर्सन होता है फ्रीक्वेंसी चेंज के कारण। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट को पास करते हो, पास करने पे क्या होता है, डिफरेंट कलर में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ये डिस्पर्स हो गया, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी डिस्पर्स हो गया। तो यहाँ पे एन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, या फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नॉट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है। तो जब मीडियम डिस्पर्सिव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो डेरिवेटिव होगा, मतलब डी एन बाई डी लेमडा, वो क्या होगा आपका, वो आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो, क्लियर है, ठीक है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो गया। लेकिन जब मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी एन बाई डी लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट है, जो हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है कि भीजी और भीपी क्या, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है कि भीजी मतलब ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेज वेलोसिटी प्लस के होता है वेव नंबर, ठीक है, और वेव नंबर का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी वी पी बाई डी। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है, ठीक है। तो जब मीडियम क्या होगा, मीडियम जब आपका नॉन डिस्पर्सिव होगा तो कोई भी डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वी जी इक्वल टू वी, ठीक है, और फॉर डिस्पर्सिव मीडियम वी जी इज ग्रेटर देन पी और वी जी इज लेस देन, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू फेज वेलोसिटी इक्वल टू, क्लियर है भाई, वी जी इक्वल टू वी पी, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी जी ग्रेटर देन सी और वी जी लेस देन सी दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या है, मीडियम आपका डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वी जी नेवर ग्रेटर देन सी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, इज, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है नेचर में, मतलब किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमेशा क्या होगा, कम होगा, आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दोनों से होता था, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, ये वायलेट करता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि सी इज मैक्सिमम, मतलब किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम ही होगा, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये है ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे गलती से सी लिखा गया है, वी जी होगा ये, ठीक, क्लियर है, वी जी क्या होगा, वी जी ग्रेटर देन, ये वही रिलेशन हम लोग अभी निकाले थे, क्या निकाले थे हम लोग बताइए, हम लोग निकाले थे वी बराबर वी पी प्लस के डी वी पी बाई लेमडा, ये निकाले थे ना, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होल्ड ओनली फॉर, ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए जो है, ठीक है, होल्ड गुड, ठीक है, इट इज होल्ड गुड फॉर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, तो वहाँ इक्वेशन क्या होता है, लीनियर होता है। जब आप सॉल्व करते हो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स कितना आता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। इट होल्ड गुड ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। रिजल्टेंट ऑफ टू एस एच एम यूजिंग, ये मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला था कि एक वेव है वाई वन, दूसरा वेव है वाई टू, तो जब दोनों आपस में एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी, वाई वन प्लस,
यहाँ पे कितना होगा, इसका ये आंसर होगा y बराबर y1। ओके, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्मॉल। बीट्स क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस काफ़ी स्मॉल होता है तभी बीट्स प्रोड्यूस। फेनोमेना ऑफ बीट्स आर लिसाजियस फिगर आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन। जो लिसाजियस फिगर होता है ना, ठीक है, दैट होल्ड गुड ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, नॉट फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, देखिए ये जो स्टैंडिंग वेव होता है, स्टैंडिंग वेव कुछ उसका इस तरह का पैटर्न होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ पैटर्न होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं नोड। क्लियर है? तो नोड पे पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा पार्टिकल? रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। क्या होता है? λ/2। ये याद रख लीजिएगा, लेमडा और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? λ/4 होता है, ठीक है। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। देखो, नोड नोड λ/2, एंटी नोड λ/2। एंटी नोड क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम है, तो ये एंटी नोड हो गया। इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंटी नोड हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंटी नोड हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? λ/2। और नोड एंटी नोड, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? λ/4। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या एंटी नोड है, ये क्या है? नोड है। के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्लियर है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा λ/4। तो λ/4 इज राइट आंसर। क्लियर है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0 एट, क्या बताया था? स्टैंडिंग वेव होगा, सॉरी, स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, हुआ है स्टैंडिंग वेव। देखो भाई, इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो 0 कहाँ पे होता है? नोड पे होता है। और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? एंटी नोड पे होता है, ठीक है। तो कहाँ पे 0 होगा? 0 होगा नोड पे। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेट से जल्दी हम लोग आएंगे, तो सेकंड सेट में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे फर्दर 25 क्वेश्चन। तो हर एक डिस्कशन में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू।